हेलो डियर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बायोएनर्जेटिक्स, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस साल के लिए। तो बायोएनर्जेटिक डिस्कस करेंगे, फोटोसिंथेसिस डिस्कस करेंगे और फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन डिस्कस करेंगे आज। बायोएनर्जेटिक्स क्या होता है? बेसिकली बायोएनर्जेटिक्स इज द स्टडी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी जानदार के अंदर एनर्जी अगर ट्रांसफॉर्म हो जाए एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, जैसे बायोएनर्जेटिक्स कहते हैं। बायोएनर्जेटिक्स बेसिकली बायोकेमिस्ट्री और सेल बायोलॉजी की फील्ड है। ये सेल बायोलॉजी में पढ़ाई जाती है और बायोकेमिस्ट्री में पढ़ाई जाती है। इसमें पढ़ाया जाता है कि एनर्जी फ्लो कैसे करती है लिविंग सिस्टम में। जैसे प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं तो फोटोसिंथेसिस में सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में फिर वो स्टोर हो जाती है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी हो रही है, फ्लो कर रही है एनर्जी, वो कैसे करती है। तो बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो एनर्जी फ्लो करती है तो उसमें फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी होती है। ऐसा प्रोसेस जो फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी करे, इसे फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। तो फॉस्फोराइलेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ एटीपी फॉर्मेशन फ्रॉम एडीपी बाय द एडिशन ऑफ फॉस्फेट इज कॉल्ड फॉस्फोराइलेशन। तो अगर एडीपी से एटीपी की फॉर्मेशन हो जाए तो इस प्रोसेस को कहते हैं फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, लिविंग सिस्टम में तीन तरीके से हो सकती है। एक कहलाती है फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब है कि एनर्जी बने, एटीपी का मॉलिक्यूल बने जब आपकी लाइट एनर्जी इस्तेमाल हो। फोटॉन्स को यूज करते हुए एडीपी कन्वर्ट हो जाए एटीपी में, तो इसे कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो प्लांट में जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट की थायरिक्वाइड मेम्ब्रेन में ये प्रोसेस परफॉर्म होता है। तो इट इज अकर इन थायरिक्वाइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में हम आगे जाके। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव लफ्ज से ही पता चल रहा है कि ऐसी फॉस्फोराइलेशन जिसमें एनर्जी मिले बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो और इससे हमें एनर्जी मिले और वही एनर्जी एटीपी को कन्वर्ट कर दे एटीपी में। तो फॉर्मेशन ऑफ एटीपी फ्रॉम एटीपी और जो है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन का प्रोसेस आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में जो क्रिस्टे होते हैं, क्रिस्टे लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर आपको याद होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है इनर मेम्ब्रेन जो होती है, वो इनर मेम्ब्रेन जो है वो फोल्डेड होती है। उसकी इनर फोल्डिंग जो कहलाती है वो क्रिस्टे कहलाती है। ये इनर फोल्डिंग जो है ये हेल्प करती है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए। ठीक हो गया। थर्ड वन इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल मतलब एक कोई भी सबस्ट्रेट जो है वो अपनी फॉस्फेट ग्रुप दे दूसरे सबस्ट्रेट को। तो किसी भी सबस्ट्रेट से, किसी भी कंपाउंड से, जैसे ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस में फॉस्फेट जो है वो रिलीज हो और वो ऐड हो जाए एटीपी के साथ, एडीपी के साथ, और इसे कन्वर्ट कर दे एटीपी में। तो फॉर्मेशन ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी, पर जो ये फॉस्फेट मिले किसी सबस्ट्रेट से मिले, तो इसे कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। किसी भी एटीपी के मॉलिक्यूल में जो लास्ट फॉस्फेट होता है उसमें पाई जाने वाली एनर्जी जो होती है वो 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल होती है। यही एनर्जी जो होती है ये इंपॉर्टेंट एनर्जी होती है और ये इस्तेमाल होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कई पर्पस के लिए। तो एटीपी की फॉर्मेशन ऑर्गेनिज्म में दो तरीकों से होती है। फॉर्मेशन ऑफ एटीपी मतलब फॉस्फोराइलेशन जो है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में दो तरीके से होती है। प्लांट जो है वो करते हैं फोटोसिंथेसिस, जिसकी वजह से एटीपी बनाते हैं, और जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो रेस्पिरेशन की मदद से भी एटीपी की जो है मॉलिक्यूल बना सकते हैं एनर्जी की। अच्छा जी, सबसे पहले हम फोटोसिंथेसिस पढ़ने वाले हैं। तो ये एक फोटोसिंथेसिस का इंट्रोडक्शन है कि प्लांट के जो लीफ होते हैं, इन लीफ पर लाइट पड़ती है। लाइट जो होती है वो बेसिकली लीफ के सरफेस से, लीफ के सरफेस पे खास किस्म के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो मीजोफिल सेल्स होते हैं। इन मीजोफिल सेल्स को लाइट मिलती है। इन मीजोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। इन क्लोरोप्लास्ट का खास स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर थाइलिक्वाइड्स होते हैं। ये थाइलिक्वाइड्स का बंडल जो है ये ग्रेना कहलाता है। इसके अंदर फ्लूइड पाया जाता है, स्ट्रोमा कहलाता है। तो ये थाइलिक्वाइड्स और स्ट्रोमा, ये बेसिकली ये दो बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, क्योंकि थाइलिक्वाइड वो पार्ट है जो लाइट रिएक्शन परफॉर्म करवाता है, और स्ट्रोमा वो पार्ट है जो आपका लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन या कैल्विन साइकिल करवाता है, जिसे हम डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। तो ये एक ओवरव्यू दिया गया है इम्पोर्टेंट फोटोसिंथेसिस के बारे में कि फोटोसिंथेसिस में
लाइट किस तरीके से जो है अपना रोल कंट्रीब्यूशन करती है। और इसके अलावा जो है फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एंटर होती है, तो एपिडर्मल सेल्स होते हैं लीफ सरफेस के, जिसमें से स्टोमेटा होता है, ये स्टोमेटा ओपन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है, वो यूटिलाइज होती है, ऑक्सीजन बनती है, वो बाहर आती है। अच्छा जी, किसी भी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए जो मटेरियल रिक्वायर होता है वो बेसिकली क्या क्या है। एक तो किसी भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए प्लांट को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा चाहिए वाटर का मॉलिक्यूल। तो वाटर का मॉलिक्यूल जो है ये टूटेगा, इसमें से हाइड्रोजन मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्सेशन करवाएगा, जिसकी मदद से ग्लूकोज बनाएगा। बाई प्रोडक्ट्स में जो ऑक्सीजन होगा वो रिलीज हो जाएगा एटमॉस्फेयर में। तो बड़ा सिंपल सा है, रिएक्टेंट जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मॉलिक्यूल है। तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड 12 वाटर मॉलिक्यूल यूटिलाइज होता है, जिसके रिजल्ट में हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। इसके अलावा हमें वाटर और ऑक्सीजन भी प्रोवाइड होता है इस पूरे रिएक्शन में। तो ये एज अ रॉ मटेरियल के लिए कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इस्तेमाल होता है और एज अ बाई प्रोडक्ट्स हमें कार्बोहाइड्रेट मिलती है या ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलते हैं। फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन जो होता है ये कॉमन रिएक्शन है, आपने क्लासेस अर्ली क्लासेस में पढ़ा होगा। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर जब रिएक्ट होते हैं तो रिजल्ट में हमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलते हैं। पर बेसिकली इट इज नॉट अ सिंपल प्रोसेस, इट इज सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो आगे जाके हम पढ़ने वाले हैं। इसके दो मेजर फेजेज हैं। एक फेज कहलाता है लाइट रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन जिसमें लाइट एनर्जी रिक्वायर हो। दूसरा डार्क रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन जिसमें लाइट एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये प्रोसेस सिर्फ कार्बन की फिक्सेशन के लिए इस्तेमाल होता है, तो कार्बन को फिक्स किया जाए और ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाया जाए। अच्छा जी, कोई भी फोटोसिंथेसिस सिस्टम जो होता है ये क्लोरोप्लास्ट है। इस क्लोरोप्लास्ट में पूरी समरी दी गई है। तो इस रिएक्शन के दो हिस्से होते हैं। इस रिएक्शन के दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा समझ लें कि आपका इस रेड लाइन के इस साइड वाला, और दूसरा इस रेड लाइन के इस साइड, दूसरी साइड वाला। तो ये लाइट रिएक्शन लिखा हुआ है, ये फर्स्ट फेज है फोटोसिंथेसिस का। इस पूरे प्रोसेस में आप देख रहे हैं सनलाइट पेनिट्रेट कर रही है प्लांट के लीफ के अंदर जाके मेसोफिल सेल्स के क्लोरोप्लास्ट में। तो ये क्लोरोप्लास्ट है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि थाइलेक्वाइड्स होते हैं, ये स्ट्रोमा है लिक्विड अंदर भरा हुआ, और इसके थाइलेक्वाइड में लाइट रिएक्शन परफॉर्म होता है। तो लाइट रिएक्शन के लिए जो चीज़ें रिक्वायर है वो है सनलाइट, वाटर, सरफेस, वो सरफेस जहाँ पर ये प्रोसेस हो, जिसे हम कहते हैं आपके थाइलेक्वाइड। तो ये थाइलेक्वाइड्स के बंडल्स हैं, जिसे ग्रेना कहते हैं। तो थाइलेक्वाइड्स के बंडल में एक ऑर्गेनाइज सिस्टम पाया जाता है प्रॉपर तरीके से, जिसमें ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। वो ऑर्गेनाइज जो है पूरा सिस्टम वो क्या कहलाता है, तो इसके अंदर बेसिकली आपने पढ़ा हुआ है कि थाइलेक्वाइड ग्रीन कलर के होते हैं। इसमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और इसके अलावा अदर जो है पिगमेंट्स पाए जाते हैं। तो ये सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटेनॉइड, ज़ेंथोफिल, ये बेसिकली एक पूरा सिस्टम बना देते हैं, जिसे कहते हैं फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 2। और इन फोटोसिस्टम में ही जो है इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहा होता है, जिसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं, जिसकी वजह से ये पूरे फोटोसिस्टम, ये जो पूरा प्रोसेस है लाइट रिएक्शन का, इसमें ये फोटोसिस्टम 1 और 2 जो है ये इन्वॉल्व होकर बनाता है एटीपी के मॉलिक्यूल्स और एनएडीपीएच के मॉलिक्यूल। तो ये मॉलिक्यूल बनते हैं जब ये पूरा सिस्टम इन्वॉल्व रहता है। कब? जब लाइट एब्जॉर्ब करता है। लाइट एब्जॉर्ब करें, वाटर के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करें, और फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 2 बेसिकली ये मॉलिक्यूल्स हैं क्लोरोफिल के, जिनके नाम रखे गए हैं, और इनकी मदद से बनते हैं ये दो मॉलिक्यूल। तो लाइट रिएक्शन की आप बाई प्रोडक्ट में कह सकते हैं कि पूरा लाइट रिएक्शन में बनने वाले मॉलिक्यूल एटीपी और एनएडीपीएच होते हैं। तो एटीपी और एनएडीपीएच जब लाइट रिएक्शन में बन जाते हैं तो यही मॉलिक्यूल एटीपी के और एनएडीपीएच के इस्तेमाल होते हैं आपके सेकंड, जिसे कहते हैं डार्क रिएक्शन या कैल्विन साइकिल, कैल्विन बेंसन साइकिल, C3 साइकिल, इसके कई नाम आपको मिलेंगे। इस दोनों को यूज करते हुए एक साइक्लिक प्रोसेस होता है जो हम पढ़ने वाले हैं आगे जाकर, जिसके रिजल्ट में हमें मिलता है ग्लूकोज। एंड ग्लूकोज जो है वो डाइसेक्राइड फॉर्म में, मतलब दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिल जाए तो सक्रोज कहलाता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट की डाइसेक्राइड फॉर्म पाई जाती है सक्रोज बेसिकली। तो ये आपकी जो है एक्सपोर्ट फॉर्म है, मतलब ऐसा फॉर्म जिसमें ट्रैवल कर सके कार्बोहाइड्रेट। सक्रोज प्लांट में नॉर्मली ग्लूकोज बनते हैं। और अगर ये स्टोरेज फॉर्म है, मतलब अगर ग्लूकोज को स्टोर होना है तो इस फॉर्म में होगा, अगर ग्लूकोज को ट्रैवल करना है तो इस फॉर्म में करेगा। तो ये पूरी साइक्लिक फॉर्म है। इन पूरी साइक्लिक फॉर्म में एटीपी और एनएडीपीएच इस्तेमाल हो जाते हैं। तो इस्तेमाल होने के बाद वो बनवाते हैं कार्बोहाइड्रेट, और रिजल्ट में ये दोबारा अपनी ओरिजिनल शक्ल में आ जाते हैं एडीपी
और NADP में। और फिर दोबारा इन प्रोसेस इसको दोबारा कन्वर्ट करने के लिए इसके लिए NADP को NADPH में, ADP को ATP में, पूरी फिर लाइट रिएक्शन का प्रोसेस होता है। अच्छा जी, लाइट रिएक्शन में जो बाय प्रोडक्ट है वो एनर्जी के मॉलिक्यूल्स के अलावा ऑक्सीजन है जो रिलीज होती है। तो लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है, ATP की फॉर्मेशन होती है, NADPH बनता है और लाइट इस्तेमाल होती है, वाटर इस्तेमाल होता है। जिस जगह पर होता है वो क्लोरोथाइलिक्वाइड्स कहलाते हैं। थाइलिक्वाइड्स में फोटोसिस्टम्स 1 और 2 के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं जो प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। चलिए आगे, और फोटो सिस्टम के बारे में थोड़ा सा मैं पहले बता चुका हूँ कि फोटो सिस्टम क्या है। ऐसा सिस्टम है जो बेसिकली क्या प्रोवाइड करता है, सरफेस प्रोवाइड करता है। ये सरफेस प्रोवाइड किसके लिए करता है, लाइट रिएक्शन के लिए। तो फोटो सिस्टम में होता क्या है, फोटो सिस्टम बेसिकली जो है ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिन्हें पिगमेंट मॉलिक्यूल्स कहते हैं। फोटो सिस्टम में पाए जाने वाले मॉलिक्यूल पिगमेंट मॉलिक्यूल, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जो लाइट को एब्जॉर्ब करें, इन्हें कहते हैं पिगमेंट मॉलिक्यूल। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, ये थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन में मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट पाई जाती है। दो किस्म के फोटो सिस्टम पढ़ाए जाते हैं, फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2। जो पहली बार डिस्कवर हुआ था वो 1 कहलाता है, जो दोबारा बाद में डिस्कवर हुआ था वो 2 कहलाता है। अच्छा जी, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 जो है ये एनर्जी बनाने में, ATP को बनाने में हेल्प करते हैं। फोटो सिस्टम 1 जो है वो एनर्जी लाइट एब्जॉर्ब करता है जिसकी वेवलेंथ हो 700 नैनोमीटर तक, और फोटो सिस्टम 2 जो है ये ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं जिनकी वेवलेंथ हो 680 नैनोमीटर तक। तो ये दिखाया गया है थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन में, ये जो मॉलिक्यूल्स पाए जा रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, ये फोटो सिस्टम 2 के हैं, ये फोटो सिस्टम 1 के हैं। 2 जो है वो 680 और जो है 1 जो है वो 700 नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब करता है। तो सबसे पहले फोटो सिस्टम 1 लाइट एब्जॉर्ब कर रहा होता है। इसके बाद जब ये लाइट कंटिन्यूसली इस पर पड़ रही होती है तो ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, ये सारे मॉलिक्यूल लाइट एब्जॉर्ब करके एक पूरा एक मैकेनिज्म कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, इसे हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इस हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में ये सारे मॉलिक्यूल लाइट एब्जॉर्ब करके खास किस्म के सेंट्रल जो है ये आपको मॉलिक्यूल नजर आ रहे हैं, इनको जो है सारे एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो जितनी भी लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है सारे मॉलिक्यूल्स में, ये सारे इस सेंटर को प्रोवाइड करते हैं। इसी वजह से इनके नाम रखे गए हैं। ये जो आपको पेरिफेरल मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे हैं ये है क्लोरोफिल के A के B के, पर ये सारे के सारे जो है इन्हें हम कहते हैं एंटीना कॉम्प्लेक्सेस। तो ये एंटीना कॉम्प्लेक्सेस का नाम रखा गया है। ये सारे एनर्जी, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इस सेंटर को दे रहे होते हैं। तो इसको सारी जगह से एनर्जी मिल रही होती है, तो ये कहलाता है रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर को जब इतनी एनर्जी मिलती है तो रिएक्शन सेंटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्लोरोफिल A सबसे ज्यादा पाया जाता है रिएक्शन सेंटर में। तो क्लोरोफिल A के मॉलिक्यूल जब एनर्जी कंसिस्टेंसी से मिलती है तो ये अपना क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेता है। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। इलेक्ट्रॉन जब ऊपर की तरफ जा रहा हो तो वो हाई एनर्जी होती है, जब नीचे आ रहा होता है तो उसकी एनर्जी कम होती जाती है। तो ये पूरा हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ेंगे। इसी तरीके से ये जब इलेक्ट्रॉन नीचे ट्रैवल कर रहा होता है तो एनर्जी लॉस कर रहा होता है, वही एनर्जी इस्तेमाल करते हैं ये जो बीच में छोटे छोटे आपको मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे हैं, ये उस एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए ATP के मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करवा रहे होते हैं। इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करता हुआ इस तरफ जाएगा, तो किसके पास जा रहा है, फोटो सिस्टम 1 के पास जा रहा है। और इसी तरह फोटो सिस्टम 1 में भी सिमिलर है, लाइट जब पड़ रही होगी सनलाइट, तो सारे मॉलिक्यूल जो है इसके प्रीमिसेस में जो पाए जा रहे हैं इन्हें एंटीना कॉम्प्लेक्सेस कहा जाता है। यही क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, कैरोटीनॉइड, लेंथोफिल के मॉलिक्यूल होते हैं। एनर्जी अब्जॉर्ब करके सेंटर वाले को देते हैं, इसे क्या कहते हैं, रिएक्शन सेंटर। तो रिएक्शन सेंटर जो है जब कंसिस्टेंसी से लाइट ले रहा होता है, जैसे फोटो सिस्टम 2 में ले रहा था, तो ये भी इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। इसका इलेक्ट्रॉन जो है ये ट्रेवल करता हुआ इन मॉलिक्यूल से आगे जाता है। अब जो इसका इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है वो लॉस इलेक्ट्रॉन कौन कंप्लीट करेगा, जो यहाँ से मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन आ रहा है, जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता हुआ आ रहा है, वो इसके जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला है उसकी वो पूरा कर देगा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता हुआ आगे की तरफ चला जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉन कौन पूरा करता है, इसमें से भी इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ था, इसका इलेक्ट्रॉन लॉस करता है वाटर के मॉलिक्यूल। तो ये थाइलेक्वाइड्स के इनर सरफेस अंदर की तरफ पाए जाने वाले वाटर मॉलिक्यूल जो टूट रहे होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स की टूटने के अमल को कहते हैं फोटोलाइसिस। तो वो टूट रहा होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वाटर मॉलिक्यूल जो है जब ब्रेक होता है तो वाटर मॉलिक्यूल से भी जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो मॉलिक्यूल जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है इसको मिलते हैं, इसमें से इलेक्ट्रॉन मिलते हैं इसे, तो इसके इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। इस तरीके से ये प्रोसेस चल रहा होता है। पर इलेक्ट्रॉन के ट्रेवल होने से 2 मॉलिक्यूल बन रहे होते हैं, एक ATP का मॉलिक्यूल बन रहा होता है जिसे डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे, और दूसरा NADPH का। तो NADPH तो आपको नजर आ गया सामने,
ये किए और यहाँ पे एटीपी के मॉलिक्यूल बन रहे होते हैं, एटीपी की फॉर्मेशन हो रही होती है, एडीपी कन्वर्ट हो रहा होता है एटीपी में। तो इस तरीके से एक तो एटीपी के मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ बनते हैं, एडीपी कन्वर्ट होता है एटीपी में। तो ये थोड़ी सी समरी है फोटोसिस्टम 1 और इसके मैकेनिज्म की। तो अगर हम आगे जाके पढ़ते हैं तो फोटोसिस्टम डिटेल में, तो फोटोसिंथेसिस जो है वो किस तरीके से आगे जाके डिटेल में देखते हैं। तो फोटोसिंथेसिस का पहला स्टेप है लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन क्या है? ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी ट्रैप हो और एटीपी की फॉर्मेशन करे और वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक हो और उसमें से इलेक्ट्रॉन जो निकले वो फोटोसिस्टम 1 को प्रोवाइड हो जाए। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करे वो एनएडीपी को कन्वर्ट कर दे एनएडीपीएच में। तो ये 3 जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है लाइट रिएक्शन के जो आपको याद रखने हैं, एटीपी का बनना, वाटर मॉलिक्यूल का टूटना फोटोलाइसिस, और तीसरा एनएडीपीएच का बनना। अच्छा जी, अगर स्टेप बाय स्टेप देखें तो कैसे होगा, सबसे पहले देखें ये दिखाए गए, ये वही मैंने आपको बताया था, ये फोटोसिस्टम 2, ये फोटोसिस्टम 1, ये देखें ये फोटोसिस्टम 2 दिखाया। इस फोटोसिस्टम 2 में लाइट पड़ रही है, येलो कलर की देखें लाइट पड़ रही है, ये सारी लाइट सेंटर को दे रहे हैं, ये रिएक्शन सेंटर को दे रहे हैं। तो रिएक्शन सेंटर जो है वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हुए हैं रिएक्शन सेंटर से, क्योंकि कंटिन्यूस कंसिस्टेंसी से लाइट मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। तो यही वही मैकेनिज्म दिखाया गया है। सारे देखिए लाइट पड़ रही है यहाँ पे, ये ग्रीन कलर के क्यों है? क्योंकि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और इनके मॉलिक्यूल्स हैं, ये एंटीना कॉम्प्लेक्सेस कहलाते हैं और ये रिएक्शन सेंटर को एनर्जी दे रहे हैं। तो एनर्जी रिएक्शन सेंटर को जब मिल रही है तो रिएक्शन सेंटर क्या करता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। तो यही बात यहाँ पे बताई गई है। स्टेप 2 में जब इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो इसके इलेक्ट्रॉन को कौन कंप्लीट करता है? वाटर मॉलिक्यूल। तो मैंने बता दिया था वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है, इनके ये जो इनसे इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है उसको वाटर मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो ये रहा वाटर मॉलिक्यूल। ये वाटर मॉलिक्यूल जब स्प्लिट होगा तो इसमें से क्या बनेगा? प्रोटॉन, ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन। तो ये देखें 2 इलेक्ट्रॉन इसको जो इसने लॉस किए हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन इसको वापस मिल गए। तो इसके इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं, पर इलेक्ट्रॉन जो ट्रैवल कर रहा है तो वो एक प्रॉपर मैकेनिज्म से आगे फ्लो करेगा, इसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं, जिसके रिजल्ट में क्या बनता है? एटीपी और एनएडीपीएच। तो स्टेप 2 से स्टेप 3 में आ जाए। अब ये इलेक्ट्रॉन चला गया यहाँ से, उसको उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसे प्राइमरी एक्सेप्टर्स कहते हैं। ये प्राइमरी एक्सेप्टर्स क्या करते हैं? ये प्राइमरी एक्सेप्टर जो है अब सीरीज ऑफ कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें फ्लो करवाते हैं। जैसे ये पहला इलेक्ट्रॉन कैरियर है, इसे प्लास्टोक्वाइनिन कहते हैं। प्लास्टोक्वाइनिन जो है वो आगे एक सेकंड इलेक्ट्रॉन कैरियर जो है एक प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स का बना हुआ एक बी एफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, ये इसे इलेक्ट्रॉन देता है। अब बी एफ कॉम्प्लेक्स जो है ये ऐसा जो है प्रोटीन का स्ट्रक्चर है जो इसे इलेक्ट्रॉन लेता तो है पर वो इलेक्ट्रॉन लेते हुए उसकी एनर्जी को यूटिलाइज करता है और एटीपी की फॉर्मेशन करता है। देखें ये लिखा हुआ एटीपी की फॉर्मेशन, नीचे एटीपी बन रही है येलो कलर में, एनर्जी जो है यहाँ फॉर्मेशन होती है। तो ये बी एफ कॉम्प्लेक्स जो है जब एटीपी की फॉर्मेशन कर रहा होता है तो इलेक्ट्रॉन आगे फ्लो करवाता है। आगे जो है ये भी इलेक्ट्रॉन कैरियर है प्लास्टोसाइनिन। तो प्लास्टोक्वाइनिन ऐसा इलेक्ट्रॉन कैरियर है जिसमें आयरन पाया जाता है, प्लास्टोसाइनिन ऐसा इलेक्ट्रॉन कैरियर जिसमें कॉपर पाया जाता है। तो ये लोग फ्लो करते हुए आगे की तरफ जाते हैं, प्लास्टोसाइनिन से फिर इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करता है आगे की तरफ। इस ड्यूरेशन में साइटोक्रोम बी एफ कॉम्प्लेक्स, ये जो मॉलिक्यूल है ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, ये एनर्जी भी बना रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अच्छा जी, प्लास्टोसाइनिन से जो इलेक्ट्रॉन होता है वो मिलता है फोटोसिस्टम 1 को। फोटोसिस्टम 1 इसका मतलब है कि फोटोसिस्टम 1 ऑलरेडी अपने इलेक्ट्रॉन लॉस कर चुका होता है, जिसकी वजह से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिल जाते हैं। तो जो मैकेनिज्म यहाँ चल रहा था सिमिलर मैकेनिज्म यहाँ चल रहा है। तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा जिसकी वजह से यहाँ से आने वाले 2 इलेक्ट्रॉन इसके कंप्लीट कर देंगे। अब इसका इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इसका इलेक्ट्रॉन आगे ट्रेवल करेगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा उसको भी प्राइमरी रिसेप्टर्स मतलब प्राइमरी एक्सेप्टर्स होते हैं मॉलिक्यूल जो इससे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लेते हैं। इससे जो इलेक्ट्रॉन लेंगे वो आपके ट्रेवल करवाएंगे इलेक्ट्रॉन कैरियर, ये भी इलेक्ट्रॉन कैरियर है फेरेडॉक्सिन एफडी के नाम से। ये जब प्राइमरी एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन लेता है एफडी, ये भी आयरन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है। ये फेरेडॉक्सिन अब देता है एक ऐसे प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स को जिसे कहते हैं एनएडीपी रिडक्टेज। ये एक मॉलिक्यूल है प्रोटीन का जो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में पाया जाता है। अब जब ये इसे इलेक्ट्रॉन लेता है तो ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन लेने के बाद एनएडीपी के मॉलिक्यूल्स को एनएडीपीएच में कन्वर्ट कर देता है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेता है और 2 प्रोटॉन लेता है। तो ये देखिए प्लस हाइड्रोजन ये प्रोटॉन
और 2 इलेक्ट्रॉन इसने लिए, तो इसके पास पैराडॉक्सिन से आया, इन दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को इन्होंने क्या करवाया, बाइंड करवा दिया NADP के साथ और कन्वर्ट करवा दिया NADPH में, तो फॉर्मेशन ऑफ NADPH हो जाती है इस तरीके से। तो हमारे पास ATP के मॉलिक्यूल भी बन रहे हैं और NADPH के भी मॉलिक्यूल बनते हैं। तो इस तरीके से लाइट रिएक्शन का पूरा प्रोसेस होता है, जो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। आप अच्छे से समझ सकते हैं, इन सारे स्टेप्स को याद रखें और लाइट रिएक्शन का सवाल अटेम्प्ट कर रहे हैं। अगर नेक्स्ट क्लास में हम डार्क रिएक्शन पढ़ेंगे, डार्क रिएक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे, तो लाइट रिएक्शन जो है यहीं से समझें, याद करें। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।